इस वीडियो में है क्लास 10th के सब्जेक्ट मैथ्स का चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का ये इंट्रोडक्शन पार्ट है। सो इंट्रोडक्शन टू अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। चैप्टर नंबर 5 में जो भी हमें क्वेश्चंस दिए गए हैं उन क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए कौन से कॉन्सेप्ट यूज होंगे, कौन से फॉर्मूले यूज होंगे, उन सभी चीज़ों को हम इस पार्ट में डिस्कस करेंगे। सो इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का नेक्स्ट पेज से। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जिसको शॉर्ट फॉर्म में एपी भी कहा जाता है। सो ये एपी होता क्या है, यहाँ पर हमें दिया है इट इज़ अ सीक्वेंस ऑफ नंबर्स सच दैट द डिफरेंस इज कॉन्स्टेंट। नंबर्स का ऐसा सीक्वेंस जहाँ पर डिफरेंस कॉन्स्टेंट हो उसे कहा जाएगा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या फिर एपी। अब यहाँ पर एक सीक्वेंस वर्ड आया है, इसको समझ लेते हैं। सीक्वेंस क्या होता है? इट इज़ अ सेट ऑफ नंबर्स अरेंज्ड इन अ डेफिनेट ऑर्डर। नंबर्स का ऐसा सेट जो एक डेफिनेट ऑर्डर में अरेंज किया गया हो उसे कहा जाता है सीक्वेंस। और ऐसा सीक्वेंस जहां पर डिफरेंस कांस्टेंट या फिर कह सकते हैं डिफरेंस सेम हो उसे कहा जाता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब एग्जाम्पल लेंगे तो और अच्छी तरह से क्लियर होगा। सो यहाँ पर एग्जाम्पल्स ऑफ एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के एग्जाम्पल्स दिए हैं, समझ लेते हैं। फर्स्ट में दिया है 1 2 3 4 5 एंड 100। यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हो एक सीरीज या फिर कह सकते हैं सीक्वेंस है, नंबर्स का एक सीक्वेंस है। और इस सीक्वेंस में ये हमारी फर्स्ट टर्म है, ये हमारी सेकंड टर्म, ये हमारी थर्ड टर्म, ये फोर्थ टर्म, ये फिफ्थ टर्म और ये लास्ट टर्म है। आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हो फर्स्ट और सेकंड टर्म, इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखो। इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? 1। इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? 1। इससे आगे वाली दोनों टर्म के बीच का डिफरेंस भी 1, यहाँ पर भी डिफरेंस 1। हर जगह पर डिफरेंस 1 का है, डिफरेंस कांस्टेंट है या फिर कह सकते हैं सेम है। सो ये ऐसा सीक्वेंस है जिसमें डिफरेंस कांस्टेंट है, तो इसे कहा जाएगा एपी। बिल्कुल इसी तरह से सेकंड वाले में देखो 100 70 40 10 एंड सो ऑन। यहाँ पर भी आप देखो 100 और 70 के बीच का डिफरेंस 30, उसके बाद फिर से इन दोनों के बीच का डिफरेंस 30, यहाँ पर भी डिफरेंस 30। हर जगह पर डिफरेंस कांस्टेंट है, इट मीन्स ये भी हमारे क्या होगा? एपी होगा। बिल्कुल इसी तरह से थर्ड में 6 6 6 6 6 एंड सो ऑन। यहाँ पर डिफरेंस देखो 6 से 6 का डिफरेंस कितना होगा? 0 होगा। यहाँ पर भी डिफरेंस 0, यहाँ पर भी डिफरेंस, यहाँ पर भी डिफरेंस, सभी जगह पर डिफरेंस 0 है। डिफरेंस 0 होने के साथ साथ ये नंबर्स का एक सीक्वेंस है। सो ये भी हो जाएगी हमारी एपी। बिल्कुल इसी तरह से फोर्थ पार्ट में यहाँ पर दिया है 2 8 14 20 एंड सो ऑन, उसके बाद लास्ट में 50। तो यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हो 6 का डिफरेंस है यहाँ पर इन दोनों के बीच में, यहाँ पर भी 6 का डिफरेंस है, इसके बाद यहाँ पर भी 6 का डिफरेंस है एंड लास्ट में दिया है 50। इसके बीच में भी कुछ टर्म्स आएंगी। जब हमें यहाँ पर डॉट डॉट दिया है इट मीन्स यहाँ पर 20 और 50 के बीच में और भी टर्म्स आएंगी। सो यहाँ पर भी सभी टर्म्स के बीच में डिफरेंस कांस्टेंट है या फिर कह सकते हैं सेम है। सो फोर्थ भी हमारी हो जाएगी एपी। सो ऐसा सेट जिसमें नंबर्स को डेफिनेट ऑर्डर में अरेंज किया गया है और उनका डिफरेंस कांस्टेंट है तो उन्हें कहा जाता है एपी यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। बात करते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के टाइप्स की। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी एपी, इसके दो टाइप होते हैं, फाइनाइट एपी और इनफाइनाइट एपी। दोनों को एक एक करके समझ लेते हैं। बात करते हैं पहले फाइनाइट एपी के बारे में। सो इसमें दिया है द एपी हैज लिमिटेड टर्म्स कॉल्ड फाइनाइट एपी। ऐसी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जिसमें लिमिटेड टर्म्स हैं उसे कहा जाता है फाइनाइट एपी। या फिर कह सकते हैं ऐसी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जिसमें लास्ट टर्म हमें दी गई है, जो सीमित हो, जिसका अंत हो, उसे कहा जाता है फाइनाइट एपी। इसके एग्जाम्पल्स की बात करें तो यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हो फर्स्ट वाली जो हमारी एपी है इसकी लास्ट टर्म दी गई है। इसी तरह से फोर्थ वाली जो एपी है इसकी भी लास्ट एपी दी गई है। सो ये दोनों एग्जाम्पल हो जाएंगे हमारे फाइनाइट एपी के। फाइनाइट एपी को पहचानने का बिल्कुल सिंपल तरीका है, लास्ट टर्म अगर हमें दी है तो उसे कहा जाएगा फाइनाइट एपी। अब आते हैं इनफाइनाइट एपी पर। इनफाइनाइट एपी क्या होती है? द एपी हैज़ अनलिमिटेड टर्म्स कॉल्ड इनफाइनाइट एपी। ऐसी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जिसमें अनलिमिटेड टर्म्स हैं, जिसका कोई अंत नहीं है, जिसकी लास्ट टर्म हमें गिवन नहीं होती है, तो उसे कहा जाता है इनफाइनाइट एपी। एग्जाम्पल देख लेते हैं। सेकंड वाली एपी देखो, इसके आगे हमें कोई भी
लास्ट टर्म इसमें नहीं गिवन है, इट मीन्स ये इनफाइनाइट एपी है, इसका कोई भी अंत नहीं है। ये 10 के बाद ऐसे ही आगे बढ़ती चली जाएगी, इसका कोई भी एंड हमें नहीं दिया गया है, तो ये इनफाइनाइट एपी होगी। बिल्कुल इसी तरह से थर्ड वाले में देखो, यहाँ पर 6 6 6 6 एंड सो ऑन, इसकी भी लास्ट टर्म हमें नहीं दी गई है, सो ये भी हो जाएगी हमारी इनफाइनाइट एपी। सो ये दोनों एग्जाम्पल हो जाएंगे गाइज इनफाइनाइट एपी के। बिल्कुल सिंपल है, अगर लास्ट टर्म हमें गिवन नहीं है तो वो होती है इनफाइनाइट एपी। अब नेक्स्ट पेज पर एपी से रिलेटेड कुछ और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को समझते हैं। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है जनरल फॉर्म ऑफ एपी, एपी की जनरल फॉर्म। सो यहाँ पे दिया है ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d एंड सो ऑन। बिल्कुल इसी तरह से आगे ए प्लस 5d, ए प्लस 6d, आगे इसी तरह से ये चलती रहेगी। ये होती है गाइज एपी की जनरल फॉर्म। यहाँ पर जो ए है वो फर्स्ट टर्म होती है और जो डी है ये कॉमन डिफरेंस होता है जिसे स्मॉल डी से शो किया जाता है। एपी की जनरल फॉर्म में जो फर्स्ट वाली टर्म है इसे कहा जाता है ए, इसके बाद सेकंड वाली जो टर्म होती है ए प्लस डी, इसे कहा जाता है गाइज A2। इसके बाद वाली टर्म जो है ये वाली थर्ड टर्म, इसे कहा जाएगा A3। इसके बाद वाली फोर्थ टर्म को कहा जाता है A4, फिफ्थ वाली टर्म को कहा जाता है A5। बिल्कुल इसी तरह से इसके आगे आ जाएगी गाइज A6 और ये आगे ऐसे ही चलती रहेगी A7, A8, A9 एंड सो ऑन। बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, अगर समझ नहीं आया है तो एक एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज कीजिए हमें दिया है a इक्वल्स टू में 5 और d इक्वल्स टू में दिया है गाइज 3। अगर हमारी AP की फर्स्ट टर्म 5 है और कॉमन डिफरेंस 3 दिया गया है तो हमारी AP क्या होगी। इस फॉर्मूले में a और d की वैल्यू पुट करेंगे। सो सबसे पहले फाइंड करेंगे हम a क्या होगा हमारा, डायरेक्ट a की वैल्यू हमें यहाँ पर दी गई है, ये हो जाएगी 5। इसके बाद फाइंड करेंगे गाइज A2 क्या होगा a प्लस में d। सो a की वैल्यू यहाँ पर होगी 5 प्लस में d की वैल्यू 3, तो ये हो जाएगा गाइज 8। इसके बाद गाइज यहाँ पर फाइंड करेंगे A3 क्या होगा a प्लस में 2d। सो a की वैल्यू 5 प्लस में 2 आ जाएगा, इसके बाद d की वैल्यू रखेंगे 2d है यहाँ पर। सो d की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे 3, कैलकुलेट करेंगे 2 3 ज़ा 6 में 5 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 11। इसके बाद बिल्कुल इसी तरह से A4 फाइंड करेंगे। A4 होता है a प्लस में 3d। सो सिंपली a की वैल्यू रखेंगे यहाँ पर 5, इसके बाद प्लस का साइन लगाएंगे, यहाँ पर आ जाएगा 3। इसके बाद यहाँ पर ब्रैकेट में रखी जाएगी d की वैल्यू जो है 3। अब कैलकुलेट करेंगे बिल्कुल सिंपल, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9 में 5 को ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा 14। इसी तरह से A5 फाइंड करेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले A5 क्या है a प्लस में 4d। सो a की वैल्यू 5 प्लस में यहाँ पर आएगा 4, उसके बाद d की वैल्यू रखेंगे ब्रैकेट में 3 और कैलकुलेट करेंगे 4 3 ज़ा 12, 12 प्लस 5 ये हो जाएगी गाइज 17। AP की फिफ्थ टर्म तक हमने AP को फाइंड कर लिया है। अगर आगे भी फाइंड करना चाहें तो हम फाइंड कर सकते हैं, सिमिलर कॉन्सेप्ट हमें यूज़ करना है। सो फाइनली हमारी AP क्या होगी। AP यहाँ पर हमारी क्या है, AP की फर्स्ट टर्म है 5, उसके बाद सेकंड टर्म 8, थर्ड टर्म 11, फोर्थ टर्म 14 और फिफ्थ टर्म 17। सो हमारी AP क्या होगी 5, 8, 11, 14, 17 एंड सो ऑन। सो हमने यहाँ पर एक सिंपल सा एग्जाम्पल ले लिया था जनरल फॉर्म ऑफ AP को एक्सप्लेन करने के लिए। अब बात करते हैं गाइज कॉमन डिफरेंस की। कॉमन डिफरेंस जिसको शो किया जाता है स्मॉल d से। अगर हमें कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है तो वो कैसे किया जाएगा, सिंपली d इक्वल्स टू में होता है गाइज A2 माइनस में A1, या फिर d की वैल्यू हम इस तरह से भी फाइंड कर सकते हैं d इक्वल्स टू में A3 माइनस में A2, या फिर हम फाइंड कर सकते हैं गाइज d इक्वल्स टू में A4 माइनस में A3, या फिर दूसरा तरीका इससे आगे वाला तरीका होगा A5 माइनस में A4। सपोज कर लीजिए हमें एक AP दी गई है, AP होने के लिए क्या चाहिए, कॉमन डिफरेंस होना चाहिए। तो यहाँ पर सिंपल कैलकुलेट कर लेंगे, जो हमारी सेकंड टर्म होती है हमेशा क्या करना है, सेकंड टर्म लेनी है, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर देना है, यानी A2 में से A1 को या फिर A2 में से A को माइनस करेंगे तो हमारी वैल्यू क्या आएगी, A2 यहाँ पर है हमारा 8, माइनस करेंगे 5 को तो इक्वल्स टू में आ जाएगा 3।
सभी जगह पर हमें ये डिफरेंस चेक करना होता है। इसके बाद वाली टर्म लेंगे A3 में से A2 को माइनस कर देंगे। सो A3 है हमारी 11 माइनस कर देंगे A2 8 को, इक्वल्स टू में आ जाएगा 3। इसके बाद आगे वाली टर्म लेंगे 14, फोर्थ टर्म A4, इसमें से थर्ड टर्म 11 को माइनस कर देंगे। सो हमारी फोर्थ टर्म है 14 और थर्ड टर्म है हमारी A3 11। माइनस करेंगे 14 में से 11 को तो यहाँ पर आएगा 3। बिल्कुल इसी तरह से A5 में से A4 को माइनस कर देंगे। A5 है हमारा 17 और A4 है 14। सो सिंपली यहाँ पर 17 में से 14 को माइनस करेंगे तो कॉमन डिफरेंस आ जाएगा हमारा 3। बिल्कुल सिंपल कॉन्सेप्ट है। हमें कोई भी एक टर्म ले लेनी है, उस टर्म में से उससे पहले वाली टर्म को माइनस करेंगे तो आ जाएगा हमारा कॉमन डिफरेंस D। किसी भी AP में कॉमन डिफरेंस इक्वल होता है। अगर कॉमन डिफरेंस कहीं पर इक्वल नहीं है तो वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं होगी। सो इस पेज पर हमने AP की जनरल फॉर्म को समझ लिया, कॉमन डिफरेंस को समझ लिया। अब देख लेते हैं गाइज AP से रिलेटेड फॉर्मूले नेक्स्ट पेज पर। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर में सिर्फ 2 ही फॉर्मूले हैं। सो बात करते हैं सबसे पहले इस फॉर्मूले की। अगर हमसे बोला जाए फाइंड द नंबर ऑफ टर्म या फिर फाइंड द nth टर्म, सपोज कीजिए हमें कोई AP दी गई है और हमसे बोला जाए इस AP के इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की 12th टर्म फाइंड करो या फिर 99th टर्म फाइंड करो या कोई भी टर्म हमें फाइंड करने को बोल दे, तो कैसे फाइंड करेंगे? उसके लिए फॉर्मूला यूज किया जाता है गाइज ये an इक्वल्स टू में a प्लस n माइनस 1 d। इस फॉर्मूले में जो a है ये होती है फर्स्ट टर्म, d होता है कॉमन डिफरेंस और n होता है नंबर ऑफ टर्म। अब इस फॉर्मूले से रिलेटेड एक एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज कीजिए हमें एक AP दी गई है 5, 8, 11, 14, 17, 20 एंड सो ऑन। हमसे बोल दिया जाए कि हमें फाइंड करनी है गाइज A12 यानी कि इस AP की 12th टर्म। तो कैसे फाइंड करेंगे? बिल्कुल सिंपल है। सबसे पहले जो AP दी गई है इसमें A की वैल्यू क्या होगी? A होगा हमारा यहाँ पर 5। A हमेशा क्या होती है? फर्स्ट टर्म। सो A की वैल्यू हो गई 5। इसके बाद D की वैल्यू क्या होगी? D की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे। सो 8 में से 5 को माइनस करेंगे, D की वैल्यू क्या आएगी? 8 माइनस में 5 तो आ जाएगी 3। इसके बाद गाइज यहाँ पर बचता है n। n क्या होगा? हमें कौन सी टर्म फाइंड करनी है? 12th टर्म फाइंड करनी है। तो n की वैल्यू हो जाएगी गाइज 12। अब सिंपली a, d और n इन वैल्यूज को पुट कर देंगे और सोल्व करेंगे तो आ जाएगी हमारी 12th टर्म। यहाँ पर सोल्व करके दिखा देता हूँ। सो सबसे पहले यहाँ पर है an। इस वाले a की जगह पुट मत कर देना वैल्यू गलती से भी, इस a को a ही रहने देना है। सो ये a एज इट इज आ गया। यहाँ पर जो n है इसकी जगह पर हम पुट कर देंगे 12। इसके बाद इक्वल्स टू में इक्वल्स का साइन लगाएंगे, ये a है। जो लेफ्ट साइड में a है इसमें वैल्यू पुट नहीं करनी है कभी भी। इस a की जगह पर हम a की वैल्यू पुट करेंगे 5। सो ये आ गया 5 प्लस में n माइनस 1। n की वैल्यू क्या है यहाँ पर? 12। सो ये आ गया 12 माइनस 1 और d की वैल्यू कॉमन डिफरेंस कितना आया यहाँ पर? 3। सो ये आ गया यहाँ पर 3। अब इसे सोल्व कर लेंगे तो आ जाएगी हमारी 12th टर्म। सो यहाँ पर A12 इक्वल्स टू में 5 प्लस में 12 माइनस 1, 12 में से 1 को माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 11 और 3 एज इट इज़। सिंपली हमारी 12th टर्म क्या आएगी? 5 यहाँ पर एज इट इज़ प्लस में 11 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 11 3 ज़ा 33। सो सिंपली 5 प्लस में 33 ये क्या आ जाएगा? 38। सो जो हमारी A12 यानी कि 12th टर्म है वो आ जाएगी गाइज 38। बिल्कुल सिंपल। इस फॉर्मूले का यूज करते हुए हमने यहाँ पर फाइंड कर ली 12th टर्म 38। इसी तरह से अगर हमसे बोल दे कि 45th टर्म फाइंड करो तो n की जगह पर हम पुट कर देंगे 45, सोल्व करेंगे तो आ जाएगी 45th टर्म। बिल्कुल इसी तरह से कोई भी टर्म हो उसकी वैल्यू हम इस फॉर्मूले से फाइंड कर सकते हैं इजीली। अब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का सेकंड फॉर्मूला देख लेते हैं जो है सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ AP। सपोज कीजिए हमें एक AP दी गई है और हमसे बोला जाए कि इस AP की 12 टर्म्स का, स्टार्टिंग वाली 12 टर्म्स का सम करना है। तो कैसे करेंगे? उसके लिए यूज करेंगे गाइज ये वाला फॉर्मूला। इसमें s होता है सम ऑफ n टर्म्स, n होता है हमारा नंबर ऑफ टर्म, a होता है हमारी फर्स्ट टर्म, n होता है नंबर ऑफ टर्म्स और d होता है कॉमन डिफरेंस।
अगर हमें इस एपी की फर्स्ट वाली 12 टर्म्स का सम करना है तो उसके लिए सिंपली इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे। सबसे पहले यहाँ पर लिख लेते हैं एन की वैल्यू क्या पुट करेंगे, हमें कितने टर्म्स का सम करना है 12 टर्म्स का, तो n इक्वल्स टू में हो जाएगा 12। ए क्या होता है हमारी फर्स्ट टर्म, सो ए हो जाएगा यहाँ पर गाइज 5। इसके बाद कॉमन डिफरेंस हमने यहाँ पर फाइंड किया था 3, सो डी की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 3। अब सिंपली इन वैल्यूज़ को इसमें पुट कर देंगे। सो सम इक्वल्स टू में n/2, यहाँ पर n की वैल्यू है 12, इस n की जगह पर पुट कर देंगे 12 और अपॉन में 2 एज इट इज़, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। 2 मल्टीप्लाई में यहाँ पर है a की वैल्यू यहाँ पर गाइज है 5, पुट कर देंगे। 2 मल्टीप्लाई में 5 प्लस में n आ जाएगा, n की वैल्यू है 12 माइनस 1। इसके बाद d की वैल्यू यहाँ पर है गाइज 3, सो d की जगह पर आ गया 3 और ब्रैकेट क्लोज। कैलकुलेट करेंगे s इक्वल्स टू में सिंपली यहाँ पर 2 से 12 को कैंसिल करेंगे, 2 से 12 को कैंसिल करेंगे 6 टाइम्स पर, सो यहाँ पर आएगा 6। इसके बाद यहाँ पर 2 से 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 10, प्लस का साइन लगाएंगे। 12 में से 1 को माइनस करेंगे, 12 में से 1 माइनस हो जाएगा तो बचेगा 11। अब 11 को 3 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 33। आगे सोल्व करेंगे तो s इक्वल्स टू में 6 ब्रैकेट के अंदर गाइज यहाँ पर 10 प्लस में 33, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 43। अब सिंपली 6 को 43 में मल्टीप्लाई करेंगे पर आएगा 258। बिल्कुल इसी तरह से अगर हमसे बोल दिया जाए कि इस एपी की स्टार्टिंग वाली 99 टर्म्स का सम करना है तो n की जगह पर हम पुट कर देंगे 99। कितनी भी टर्म्स का, स्टार्टिंग वाली कितनी भी टर्म्स का सम करने को बोल दे उसी टर्म को हम लिख देंगे। नंबर ऑफ टर्म को हम इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे तो उन सभी टर्म्स का सम आ जाएगा हमारा आंसर में। अब सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एपी, इसका गाइज एक और फॉर्मूला होता है s इक्वल्स टू में n/2 a प्लस में l की वैल्यू क्या होती है, l होती है गाइज लास्ट टर्म। इस फॉर्मूले का यूज कैसे करना है ये समझ लेते हैं, इसको रब कर देता हूं। इस फॉर्मूले का यूज करते हैं फाइनाइट एपी पर। l यहाँ पर जो दिया गया है इसका मतलब होता है लास्ट टर्म। सो सपोज कर लीजिए हमें एक एपी दी गई है और इसकी लास्ट टर्म है गाइज 38, ये लास्ट टर्म होती है इस एपी की, और हमसे बोला जाए कि इस एपी की सभी टर्म्स का हमें फाइंड करना है सम, तो कैसे करेंगे। बिल्कुल सिंपल है गाइज, यहाँ पर जो 38 है ये हो जाएगा l की वैल्यू क्या होगी, l इक्वल्स टू में हो जाएगा 38। अब सिंपली 38 जो है ये कौन सी नंबर ऑफ टर्म है, 12th नंबर ऑफ टर्म है जो हमने यहाँ पर फाइंड किया था। ये कौन सी टर्म है 38, A12 यानी कि 12th टर्म, सो n की वैल्यू हो जाएगी 12। अब इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देंगे, s इक्वल्स टू में n/2, n की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे 12/2। इसके बाद a हमारा कितना आएगा 5 प्लस में l की वैल्यू हमने कितनी फाइंड की है, इस एपी की जो लास्ट टर्म है वही होगी गाइज l की वैल्यू, यहाँ पुट कर देते हैं 38 l की जगह पर। अब कैलकुलेट कर लेते हैं s इक्वल्स टू में यहाँ पर 2 से 12 को कैंसिल करूँगा 6 टाइम्स पर, सो यहाँ पर आ जाएगा 6। इसके बाद 5 प्लस में 38, 5 और 38 को ऐड करूँगा तो ये हो जाएगा 43, और 6 को 43 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 258। इस फॉर्मूले का यूज करने से पहले इस एपी की स्टार्टिंग वाली 12 टर्म्स का सम हमने इस फॉर्मूले से निकाला था तो भी हमारा 258 आया था। अगर हमें लास्ट टर्म दी गई है और हमसे बोला जाए लास्ट टर्म 12 है और 12 ही टर्म्स का हमें सम करना है तो इस फॉर्मूले से हमने इसको फाइंड किया तो यहाँ पर आ गया हमारा आंसर बिल्कुल सेम 258। सो बिल्कुल सिंपल है, अगर लास्ट टर्म हमें दी गई है तो इस फॉर्मूले का भी हम यूज कर सकते हैं एपी की टर्म्स का सम फाइंड करने के लिए। सो गाइज यही था अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का इंट्रोडक्शन पार्ट। उम्मीद करूंगा आपको सभी कॉन्सेप्ट समझ आए होंगे। अगर सभी कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुए हैं, समझ आए हैं, तो इस वीडियो को अपने क्लासमेट्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।